हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर ओवरव्यू सेशन ऑफ अवर रीडिंग सेशन नंबर 15। हमने अभी तक 3 रीडिंग सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। रीडिंग सेशन नंबर 12, 13 एंड 14, जिसमें 12 और 13 हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले थे। 14 एक लेंदी मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन था और अब हमारा यहाँ से पूरा डिस्कशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही रहने वाला है। तो हम नेक्स्ट ओवरव्यू ले रहे हैं रीडिंग सेशन नंबर 15 का। एक्चुअली में जो आपका पूरा करिकुलम है वो एक लॉजिक में ही प्रोसीड कर रहा है। हमने जस्ट लास्ट रीडिंग सेशन जो अभी कंप्लीट किया उसमें हमने जीडीपी कैसे अपने इक्विलिब्रियम से हिल जाता है, रिसेशन क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन आती है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। ये जो जीडीपी का मूवमेंट है ये इतना स्मूथ नहीं होता कि बढ़ रहा है फिर गिर रहा है। इस तरीके से कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसे हम हिंदी में कई बार कॉमनली सुनते हैं कि अभी तो मंदी का माहौल है, अभी तो तेजी आई है। ये जो तेजी आई है, मंदी आई है, ये बेसिकली बिजनेस साइकिल्स होती है जिसे इकोनॉमी अवॉइड नहीं कर सकती। ये आएंगे तो सही, जरूर आएंगे, पर कितने लेंथी होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, ये प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा ये पूरा का पूरा रीडिंग सेशन हम कवर करते हैं अबाउट बिजनेस साइकिल्स, सिंपल भाषा में तेजी और मंदी। तो हमारे बिजनेस साइकिल्स के बारे में इस रीडिंग सेशन में हमें जितना कंटेंट दिया है उसका ये सिर्फ एक ओवरव्यू सेशन है। हम एक बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पूरे के पूरे रीडिंग सेशन को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है। 4 क्लियर पार्ट्स। 1, व्हाट आर द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, और हर बिजनेस साइकिल के फेज में हमें क्या देखने मिलता है यूनिक, डिफरेंट। व्हाट आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी इतना बड़ा हमारा इतिहास है, इतने इकोनॉमिस्ट्स आए हैं गए हैं, इतनी सारी थियोरीज है, हर बार हर वक्त पर हर स्कूल ऑफ थॉट, हर इकोनॉमिस्ट की सोच अलग हुआ करती है। जैसे 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उससे पहले सोच कुछ थी, फिर सोच बदल गई। आज के वक्त में जो एकदम न्यू मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें सोच काफी बदल चुकी है, बिकॉज इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी और ये सब बदलती रहती है, जिसकी वजह से नई थियोरीज आती रहती है। तो ऐसी जितनी भी थियोरीज है वो हम सेकेंड फेज में डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो बिजनेस साइकिल्स मूव होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दो बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जब हम फेजेस को डिस्कस करते हैं। तो हमारा एक पूरा डिस्कशन अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, एक पूरा डिस्कशन इन्फ्लेशन पे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट में व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द मेजर्स, इन्फ्लेशन में भी ऐसे बहुत सारे हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे प्रिडिक्ट किया जा सके इन बिजनेस साइकिल्स को, कैसे पता चले कि ये बिजनेस साइकिल जा चुकी है या फिर ये बिजनेस साइकिल आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, बार बार ये बात रिपीट की जाती है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में आपका जीडीपी गिरे, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, सो अप्रैल मई जून इज अ क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर इज अ क्वार्टर, तो दैट इज अ टेक्निकल रिसेशन, यानी हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक रिसेशन में है। और इंडिया के साथ साल 2020-21 में ऐसा ही हुआ है। साल 2020-21 में जो 2020-21 के पहले 2 क्वार्टर्स थे, अप्रैल मई जून, उसमें जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, एंड अगेन जुलाई अगस्त सितंबर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो हमने तुरंत ये बात सुनी थी कि भारतीय इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन में आ गई है। तो उसके रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स, तो हमारा ये थोड़ा फ्लो होगा जिसको हमने 4 पार्ट्स में तोड़ना है। फेजेस, स्कूल ऑफ थॉट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। डिटेल में अगर हम ये देखने जाएं तो पहला डिस्कशन जो हमारे फेजेस का होगा उसमें हम 4 फेजेस पढ़ेंगे। We will discuss 4 phases. One is expansion, one is peak, contraction जिसे recession भी बोला जाता है, and then trough जो extreme form of recession होता है जिसे हम कहते हैं depression। इस तरह से 4 फेजेस होते हैं। इन चारों फेजेस में क्या क्या देखने मिलेगा हमें, वो थ्रू अ डायग्राम एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे कि ये फेजेस किस तरीके से वर्क करते हैं। कोई भी फेजेस कंसिस्टेंट नहीं होते कि एक्सपेंशन इतने टाइम होगा फिर कॉन्ट्रैक्शन इतने टाइम होगा। हो सकता है बहुत लंबा एक्सपेंशन हो सकता है बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है बहुत लंबा रिसेशन हो। एवरीथिंग इज अनसर्टेन, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, और एटलीस्ट वी कैन ट्राई बट वी कैन नॉट बी श्योर, वी कैन नॉट गिव इट विद अ गारंटी। हम जब ये फेजेस पढ़ेंगे तो फेजेस को समझने के लिए 3
एरियाज डिस्कस करेंगे कि कैसे जब एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे फेजेस से इकोनॉमी मूव होती है तो एक फर्म की रिसोर्स यूज पे इंपैक्ट आता है। तो कैसे वो अपने लेबर को, कैपिटल को, अपनी इन्वेंट्री सेल्स रेशियो को देख के एक आइडिया लगाता है कि किस तरीके के फेज से इकोनॉमी गुजर रही है। तो हम बहुत आसानी से रिसोर्सेज यूज जैसे कि लेबर, कैपिटल, इनके यूजेज को देख के समझ सकते हैं। यहां हम इन्वेंट्री सेल्स रेशियो की बात करेंगे जिससे बहुत क्लियरली हमें पता चलता है कि कैसे इकोनॉमी फेजेस से गुजर रही है। देन वी टॉक अबाउट हाउसिंग सेक्टर। एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है ये। किसी भी इकोनॉमी में बाइंग आ रही है, हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में देखा गया कि जब 25 से 40 साल की उम्र वाले लोग बहुत बढ़ गए तो हाउसिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आया जिससे इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिला। तो हमें हाउसिंग सेक्टर के बहुत सारे फैक्टर्स देखने होंगे। देन एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। वी नो अबाउट X-M, जो हमने लास्ट सेशन में भी ट्रेड बैलेंस के बारे में डिस्कस किया था। ये कैसे इंपैक्ट होता है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के दौरान, कैसे करेंसी का डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इन चीजों को इंपैक्ट करता है। तो हम जो हमारा पहला डिस्कशन करेंगे उसमें फेजेस डिस्कस करेंगे, देन इन 3 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम फेजेस को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। देन वी विल मूव टू वेरियस थियरीज ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी क्यों बिजनेस साइकिल होती है, उसके वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो विद टाइम इवॉल्व होते रहे हैं, बदलते रहे हैं, सिचुएशनल रहे हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे नियो क्लासिकल से। नियो क्लासिकल मतलब एकदम पुराना जमाना, यानी 1929 के भी पहले, जो पहला ग्रेट डिप्रेशन हम कहते हैं उसके भी पहले की जो सोच थी, जिसमें सोच ये हुआ करती थी कि इकोनॉमी लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पे आ ही जाएगी, अपने आप आ जाएगी। हालांकि ये स्कूल ऑफ थॉट फेल हुआ था क्योंकि 1929-1930 में ये देखा गया कि अपने आप इकोनॉमी रिकवर नहीं हो पाई। ऐसे ही फिर उसके बाद आया था कीनीजियन स्कूल ऑफ थॉट, जिसने कहा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जैसी टूल्स यूज किया करो अगर इकोनॉमी को ऐसे फेजेस से बाहर निकालना है जो कठिन फेजेस होते हैं। तो यहां कीनीजियन इकोनॉमिक्स के थ्रू हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की बात की। मॉनेटरिस्ट कहते हैं इट इज ऑल अबाउट मनी सप्लाई, यानी इनका फोकस मॉनेटरी पॉलिसी है। मनी सप्लाई को अगर आप सही से रेगुलेट नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम होती है, उसे सही से रेगुलेट करो। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट कहता है इट इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इट इज ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्रॉपर रहेगा, उसमें कुछ भी अनरेगुलेटेड या इम्प्रॉपर नहीं होगा, तो हमें ऐसे फेजेस से बाहर निकलने में बड़ा ही आसान रहेगा। और अभी जो आज के वक्त में हम डिस्कस करते हैं न्यू क्लासिकल, वेयर वी टॉक अबाउट RBC, रियल बिजनेस साइकिल थियरी, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड वेरियस एक्सोजेनस शॉक्स, जिसकी वजह से ये बिजनेस साइकिल्स आते हैं। यानी इकोनॉमी में ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं जो इंपैक्ट करता है पूरी इकोनॉमी को। जैसे हमने हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन, GST जैसे बड़े एक्सोजेनस शॉक्स दिए थे इकोनॉमी को, जिसके बाद बिजनेस साइकिल का फेज बदला, क्योंकि इसके पहले इट वाज अ वेरी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी। समवेयर आफ्टर दोस इवेंट्स देयर वाज स्लो डाउन, द बिजनेस साइकिल टर्न द फेज। तो इस तरीके से एक्सोजेनस शॉक्स को हम रियल बिजनेस साइकिल थियरी, न्यू क्लासिकल थियरी के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इन्हें हम बड़ा ही डिटेल में देखेंगे जब हम इस चैप्टर के कवरेज के डिटेल में जाएंगे। देन वी विल टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि जब यहां फेजेस की बात हो रही होगी ना तो बहुत डिस्कशन होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गिरेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, घटेगा, तो हम यहां टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, लाइक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले डिस्कशन सबसे पहले हम करेंगे। फिर इन्हें मेजर कैसे किया जाता है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाली जाती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, बड़ा ही सिंपल सा एरिया अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी विल मूव टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में हम बहुत सारे टर्म सुनते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इन सब का क्या मतलब है? जब इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला जाता है तो हम उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ने की रेट गिरती रहती है पर जीरो से ऊपर होती है तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। और जब जनरल प्राइस लेवल गिरने लगता है किसी इकोनॉमी में तो हम उसे डिफ्लेशन कहते हैं। ये सारे टर्म्स सबसे पहले हम कवर करेंगे। फिर इन्हें कैलकुलेट करने के लिए देयर आर वेरियस इंडेक्सेस, जिसमें से एक इंडेक्स तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं पिछले रीडिंग सेशन में, जब हमने जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा था, प्राइस इंडेक्स, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी डिस्कस करते वक्त। वैसे ही हम यहां पे पढ़ेंगे WPI, CPI,
होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फॉर्मेशन और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इनके बीच में कंपैरिजन लेंगे। जैसे बहुत सारे वेरियस स्टैटिस्टिशियंस ने अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस दिए हैं अलग अलग लॉजिक्स पे, जिसमें किसी में कुछ कमियां हैं, किसी में कुछ फायदे हैं। लास्पेयर्स इंडेक्स, पाशे इंडेक्स, फिशर इंडेक्स, इन सब को हम कंपेयर करेंगे, इन सब के यूजेस देखेंगे, इन सब में क्या कमियां हैं वो देखेंगे, और फिर दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन होने के दो मेन कारण, या तो कॉस्ट पुश होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है या डिमांड पुल होने की वजह से इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश होना मतलब जो एम्प्लॉइज हैं वो वेजेस डिमांड कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लॉकआउट कर रहे हैं, तो उनके वेजेस बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं। चीजों के दाम बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली उन्हें भी महंगा लगता है, तो फिर से लेबर आ जाता है और कहता है कि फिर से मेरे वेजेस बढ़ाओ। उसकी वेजेस बढ़ाते हैं तो फिर से आउटपुट के प्राइसेस बढ़ते हैं। इस तरीके से एक साइकिल बन जाती है जिसे हम वेज प्राइस स्पाइरल भी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अचानक से लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ जाने की वजह से या आने वाले वक्त में एक्सपेक्टेशन ऑफ इनकम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होता हुआ दिखता है, चीजों के दाम बढ़ते हुए दिखते हैं। तो हम इसके डायग्राम्स बनाते हुए डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये डायग्राम्स आप देख चुके हो, रिपीट ही होंगे क्योंकि पिछले रीडिंग सेशन में जो हमने कवरेज किया था ना इन्फ्लेशनरी गैप, वही वाले डायग्राम्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो वहीं से सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही होने वाले हैं हमारे। देन लास्ट में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक आएगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर। इतना सब पढ़ने के बाद कोई तो तरीका या कोई तो रास्ता होगा ना जो इंडिकेट करता होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो इंडिकेशन आता है उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या डिसीजन मेकिंग करें, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इक्विटी बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारे डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर्स चाहिए। सो देयर आर वेरियस पॉपुलर इंडिकेटर्स, जिसमें से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो किसी चीज को होने से पहले एक आइडिया दे देते हैं, होने वाला है यहाँ लीडिंग, होने से पहले आइडिया दे देते हैं। कोइंसिडेंट, होते होते वो चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि जब चेंजेस हो रहे हैं, साइकिल्स बदल रही है, तभी वो भी बदल रहे हैं। लैगिंग, जो कोई चीज हो जाने के बाद सिर्फ कंफर्मेटरी एविडेंस देते हैं कि हाँ रिसेशन गया, रिसेशन था, रिसेशन गया, ऐसे कंफर्मेटरी एविडेंस देते हैं। तो हमारे तीन मेन डिविजन्स होते हैं, लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग। हाउएवर देयर आर वेरियस अदर मेजर्स आल्सो, कुछ अदर्स और भी हैं, छोटे मोटे मेजर्स जो हम डिस्कस करेंगे। हालांकि कोई भी चीज गारंटी नहीं है। देखो, आपको लगेगा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखने के बाद तो हम बिजनेस साइकिल प्रेडिक्ट कर पाएंगे, वी विल बी वेरी स्मार्ट इनफ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड गेन मनी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट ओनली गिव्स यू एन आइडिया एंड मेनी अ टाइम्स दैट आइडिया डज नॉट वर्क, एंड इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन इन हिस्ट्री कि ऐसे इंडिकेटर्स बहुत रेयरली काम लगते हैं। हालांकि स्टिल वो यूजफुल होते हैं आपकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल एनालिसिस में। इस तरीके से हमारा ये पूरा रीडिंग सेशन 4 पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं। सो आप इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपके लिए भी एक रेफरेंस हो जाए, एक इंडेक्स जैसा बन जाता है पर लॉजिकल फॉर्म में, कि पहले हम फेजेस पढ़ते हैं, इन 3 वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स ने जो अलग अलग थियरीज दी है उन सब के बारे में जानते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स में इवोल्यूशन हुआ है थॉट प्रोसेस का, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स और मेजर्स क्या होते हैं, इन इन्फ्लेशन के टर्म्स क्या होते हैं, अलग अलग टर्म्स के मतलब, इंडेक्सेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उन्हें कंपेयर करना, उनके फायदे, उनके नुकसान, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल क्या होता है, एंड देन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस साइकिल। तो हम नेक्स्ट सेशन में शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की स्क्रैच से, फेजेस से। 4 फेजेस जो हमने लिखे हैं और हर फेज के फीचर्स डायग्राम के साथ पढ़ते हुए हम इसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे। So that's it in this session. I hope such sessions are fruitful, which give you an idea कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा चैप्टर वर्क करने वाला है। So हम सीधे जब चैप्टर शुरू करेंगे तब मिलेंगे और फेजेस के साथ शुरुआत करेंगे। Thank you. Have a nice day.